हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं हम आज की प्रमुख घटनाएं। आज के करंट अफेयर में ऐसी कौन सी चीज़ें घटित हुई हैं, कौन सी नई चीज़ें आई हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर की क्लास में हम पर डे 10 ऐसे टॉपिकों पर चर्चा करते हैं जो करंट की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ उनके ट्रेडिशनल पक्षों को भी हम देखते हैं। तो इसके लिए आप इसका एक नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आप देखेंगे कि एक महीने बाद उस महीने की पूरी करंट अफेयर आपके पास कलेक्ट होगी। ठीक है, आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर में प्रमुख चीज़ें कौन कौन सी हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना का प्रारंभ किया गया है। किस योजना का? आयुष्मान सहकार योजना का प्रारंभ अभी हाल ही में किया गया है। किसके द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है? नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा शुरू की गई है, जो कि इस समय क्या है, कृषि मंत्री हैं। तो आपसे पूछे आयुष्मान सहकार योजना का प्रारंभ किसने किया था, उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया था, जो कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। ठीक है, तो आयुष्मान सहकार योजना का प्रारंभ नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था, जो कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किया गया है। तो ये योजना किसके द्वारा बनाई गई है? अगर आपसे पूछे आयुष्मान सहकार योजना का प्रारंभ जो हुआ है वह किसके द्वारा बनाई गई है, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा यह योजना या इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा। आयुष्मान सहकार योजना का ब्लूप्रिंट राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था, जो कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। लक्ष्य क्या है? आयुष्मान सहकार योजना का लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना। तो भारत की सरकार आयुष्मान सहकार योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना चाहती है। ठीक है, आयुष्मान सहकार योजना की 3 प्रमुख बातें हमने पढ़ी, फिर से रिवीजन करिए, यहीं पे याद होना चाहिए। आयुष्मान सहकार योजना का प्रारंभ नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। इसका ब्लूप्रिंट किसके द्वारा बनाया गया है? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बनाया गया है। उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है इसका? इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना। ठीक है, ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। दिल्ली में इस समय प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। आए दिन आप न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनलों पे, विभिन्न न्यूज़ साइटों पे, पोर्टलों पे आप देख रहे होंगे कि प्रदूषण का स्तर, स्मॉग का स्तर दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमेशा इसी टाइम दीपावली के आसपास प्रदूषण काफ़ी उच्च स्तर पर होता दिल्ली में। उसका एक कारण किसानों द्वारा पराली जलाया भी बताया जाता है, लेकिन उसका सिर्फ यही एक कारण नहीं है, बहुत से अन्य कारण भी हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं कि उससे निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा कौन सी पहल की गई है। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ठीक है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे ही सिग्नल रेड होगा किसी चौराहे पे, तो जैसे ही रेड लाइट ऑन होगा आप अपनी गाड़ी ऑफ कर देंगे। होता क्या है कि मान लीजिए सिग्नल 1.5 मिनट के लिए ऑन हुआ है, रेड लाइट ऑन हुई सिग्नल पे, तो आदमी उस 1.5 मिनट में गाड़ी बंद नहीं करता है, सबकी गाड़ी ऑन ही रहती है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तो दिल्ली सरकार की एक पहल है कि अगर रेड लाइट चौराहों पे रेड सिग्नल ऑन होता है तो आप अपनी गाड़ी ऑफ कर देंगे, तो इससे उस 1.5 मिनट में कम से कम प्रदूषण के स्तर में कुछ तो कमी की जाएगी। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार? तो सही जवाब इसका क्या होगा? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने ही इस कैंपेनिंग का शुभारंभ किया है। पूछ लेता है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन से हैं? तो इस समय वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल आपके अनिल बैजल हैं। अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लाने वाला प्रथम राज्य भी दिल्ली बना है। ये सवाल यूपीपीएससी में पूछा गया है। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो दिल्ली बना है, याद रखिएगा।
ठीक है, याद हो गया होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक आज करंट अफेयर की हमने पढ़ी। आइए देखते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अगला नाम क्रिकेट से है, क्रिकेट जगत के चहेते चर्चा में इस समय, उनका नाम है आपका शिखर धवन। क्यों चर्चा में है? शिखर धवन आईपीएल इतिहास में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, आज तक आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 सेंचुरी किसी भी बल्लेबाज ने नहीं बनाई है। तो शिखर धवन लगातार 2 शतक मारने वाले आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। याद रखिएगा, अगर ये करंट में इशू है, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ही ले कि आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? शिखर धवन। इससे पहले एक बार सवाल पूछा गया है, लगातार वर्ल्ड कप में लगातार 4 शतक लगाने वाले बल्लेबाज का नाम कुमार संगकारा। याद रहेगा। आइए देखते हैं अगला नाम भी क्रिकेट जगत से चर्चा में है। क्या नाम है उनका? रोहित शर्मा। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा चर्चा में है। क्यों है? वेगा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। रोहित शर्मा को अभी हाल ही में वेगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वेगा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो कोई खिलाड़ी, कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री अगर किसी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो उस सवाल के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर वो क्रिकेट जगत से है तो और भी ज़्यादा संभावना होती है आने की। तो रोहित शर्मा को हाल ही में वेगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सवाल पूछेगा वेगा का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, ब्रेट ली, सौरभ गांगुली। तो इसका सही उत्तर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इसके अलावा 3 अन्य ब्रांडों के भी इस समय ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसके? क्रिक किंगडम के हैं, ला लीगा के हैं और ओकले के हैं। क्रिक किंगडम शायद फुटबॉल से संबंधित है और उसके ब्रांड एम्बेसडर पहली बार कोई क्रिकेटर बनाया गया है और वो रोहित शर्मा है। ठीक है, तो क्रिक किंगडम, ला लीगा और ओकले 3 अन्य ब्रांड है जिसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। याद रखिएगा। ठीक, आइए देखते हैं इसके बाद अगला टॉपिक, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? सवाल आपसे पूछेगा कि हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट यूपी के द्वारा या यूपी के राज्यपाल के द्वारा शुरू किया गया। वर्तमान में यूपी के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल के द्वारा शुरू किया गया है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट यूपी के राज्यपाल के द्वारा शुरू किया गया है। किससे संबंधित है ये? महिला सुरक्षा हेतु है। ठीक है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट महिला सुरक्षा के हेतु चलाया गया है। कितने दिन का अभियान है यह? 180 दिनों का अभियान है। 17 शहरों को इसमें शामिल किया गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 17 शहरों को शामिल किया गया है। 180 दिनों तक यह अभियान चलेगा। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका शुभारंभ किया है। किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, योजना हेतु केंद्र और राज्य का अनुपात इसमें क्या है? तो 40 और 60 का योगदान होगा। 40% केंद्र इसमें सहायता करेगी और 60% राज्य इसमें व्यय करेगा। ठीक है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से रिवीजन करते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा शुरू किया गया। किससे संबंधित है? यह महिला सुरक्षा हेतु शुरू किया गया है। केंद्र और राज्य का इसमें अनुपात कितना है? हिस्सेदारी कितनी है? 40 और 60 की। 40% केंद्र, 60% राज्य। कितने शहरों में शुरू किया गया है या कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया? 17 शहरों को शामिल किया गया। कब तक चलाया जाएगा ये प्रोजेक्ट? 180 दिनों तक चलाया जाएगा। क्लियर। आइए देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक, हींग की खेती। तो हींग की खेती भारत में पहली बार शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। हींग की खेती भारत में पहली बार शुरू की गई है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हींग की खेती भारत में पहली बार शुरू की गई है किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हींग किससे प्राप्त होता है? सवाल पूछा गया यूपीपीसीएस में या आरओ में कहीं पे पूछा गया है, शायद बीयू में ही पूछा गया है, किसी एग्जाम में लोक सेवा आयोग के ही पूछा गया है कि हींग किससे प्राप्त होता है? तो हींग जड़ से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, हींग किससे प्राप्त होता है? हींग जड़ से प्राप्त होता है। तो हींग की खेती भारत में पहली बार शुरू की गई है आपके हिमाचल प्रदेश में। याद रहेगा, हींग की खेती पहली बार कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। तो जब हिमाचल प्रदेश नाम आ ही गया है तो क्यों ना हिमाचल प्रदेश से संबंधित अन्य कुछ चीज़ें भी देख लें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हिमाचल प्रदेश को ही ई पंचायत पुरस्कार मिला है हाल ही में। कौन सा पुरस्कार मिला है? हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत का पुरस्कार मिला है। और छत्तीसगढ़ में पहली ई लोक अदालत शुरू की गई थी।
छत्तीसगढ़ ने पहली ई लोक अदालत शुरू की है। हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत का पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ वाला सवाल पूछा गया पीसीएस में, आने वाले एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाएगा कि ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला है, तो हिमाचल प्रदेश को मिला है। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है? 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है? अगर ये सवाल आपसे पूछे तो इसका भी उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसी तरीके से करंट पढ़ना हमें, सिर्फ उसी पे चर्चा नहीं करनी जो करंट का मैटर, उससे संबंधित जो और भी चीज़ें हैं जो पहले का करंट अफेयर उसको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हींग की खेती पहली बार भारत में कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश नाम आ गया तो हिमाचल से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश को ही ई पंचायत पुरस्कार मिला इस साल। सवाल पूछे ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला? तो हिमाचल प्रदेश को। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, तो 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हमने ये 6 टॉपिकों की चर्चा की है जो कि करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन 6 टॉपिकों पर हमने चर्चा की। एक टॉपिक हमने पढ़ा आयुष्मान सहकार योजना, फिर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया। शिखर धवन को पढ़ा जो हाल ही में चर्चा में है, लगातार 2 शतक इन्होंने आईपीएल मारा है इसलिए ये चर्चा में है। रोहित शर्मा को हमने पढ़ा, किस लिए पढ़ा? हाल ही में इन्हें बेगा जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके अलावा 3 अन्य के ब्रांड एम्बेसडर भी रोहित शर्मा है, एक क्रिक किंगडम के, ला लीगा के और ओकले के। स्पोर्ट आई वियर ब्रांड है ओकले। ठीक है, इसके बाद हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट पढ़ा जिसे यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुरू किया है। महिला सुरक्षा हेतु यह प्रारंभ किया गया। 180 दिनों तक यह अभियान चलेगा। 17 शहरों को इसमें शामिल किया गया। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी इसमें 40 और 60% की होगी। महिला सुरक्षा हेतु यह सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके बाद हमने पढ़ा हींग की खेती भारत में पहली बार शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में। तब जब नाम आ गया हिमाचल प्रदेश तो क्यों ना कुछ चीज़ें हिमाचल प्रदेश की जाने, इसलिए हमने ये भी जाना कि ई पंचायत पुरस्कार इस साल मिला है हिमाचल प्रदेश को और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। तो ये 6 टॉपिक हमने देखी। आगे देखते हैं कुछ अन्य टॉपिक। तो फ्रेंड्स 6 टॉपिक हमने करंट अफेयर की पढ़ी थी, उसके आगे हम बाकी के करंट अफेयर जो आज के हैं उन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में 3 ऐसे कानून जो कृषि में बनाए गए थे जिनका काफ़ी विरोध हो रहा है, आपने उनके बारे में खूब सुना होगा। जिसमें एमएसपी ख़त्म करने की बात की गई है। ठीक है, फसलों को डंप करने की बात की गई है कि जो उत्पादन होता है, जैसे कोई भी व्यापारी है तो आलू प्याज इनको जब तक चाहे डंप कर सकता है। अब ये गैर कानूनी नहीं रहा, इसको कानूनी रूप दे दिया गया है डंपिंग करने को। ठीक है, इसके पहले कोई भी इसको स्टोर नहीं कर सकता था, बेचना अनिवार्य था। तो अब इसका प्रभाव क्या होगा? महंगाई खूब बढ़ेगी। ठीक है, जब व्यापारियों को अब कानून बना के कह दिया गया कि आप जितना चाहें उतना सामान डंप कर सकते हैं। मान लीजिए 10 मीट्रिक टन प्याज कोई व्यापारी खरीदता है और एक दिन केवल नहीं बेचेगा, 1 से 2 दिन, तो मार्केट में वो प्याज नहीं जाएगी। जब प्याज नहीं जाएगी 2 दिन बाद जब वो बेचेगा तो 10 का खरीदा 30 का बेचेगा। ठीक है, तो डंपिंग करने से महंगाई बढ़ेगी। एमएसपी खत्म हो रहा है इन कानूनों से, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है कई राज्यों के द्वारा और किसानों के द्वारा। बहुत तगड़ा विरोध हो रहा है किसका? नए कृषि कानूनों का। तो इन्हीं कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का काम किसने किया है? पंजाब ने किया है। तो पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कृषि कानूनों को खारिज कर रहा है, जिसने अपना स्वयं का कानून बना दिया है कृषि कानूनों के ऊपर। ठीक है, तो अभी हाल ही में पंजाब ने अपनी विधानसभा में बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया है कि जो भी कारोबारी व्यापारी एमएसपी से कम दाम पे खरीदारी करेगा उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो 3 साल की जेल होगी जो भी व्यापारी किसानों का धान, गेहूं या अन्य कोई अनाज एमएसपी से कम रेट पे खरीदता हुआ पाया जाता है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम भी याद कर लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह किस पार्टी से हैं? ये कांग्रेस पार्टी से हैं। तो पंजाब में सरकार किसकी है इस समय? कांग्रेस की सरकार है पंजाब में। ठीक है, बहुमत से है, इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है।
तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके अपना कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पंजाब, जिसने एक कानून बनाया है कि अगर कोई व्यापारी किसी किसान की उपज MSP से कम दाम पे खरीदता हुआ पाया जाता है तो उसको 3 साल की जेल होगी। अगला है इम्पॉर्टेंट आपका गुजरात। गुजरात में अभी हाल ही में सी प्लेन परियोजना प्रारंभ की गई है। सी प्लेन परियोजना प्रारंभ की गई है। किसके तहत शुरू किया गया है इसको? उड़ान परियोजना के तहत शुरू किया गया है। तो गुजरात में सी प्लेन परियोजना शुभारंभ किया जाना है। कब से शुरू होगा? 31 अक्टूबर से। 31 अक्टूबर को क्या खास है? 31 तो दोस्तों 31 अक्टूबर को क्या ऐसा हो रहा है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। किसकी जयंती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात में सी प्लेन योजना प्रारंभ की जाएगी। आपसे सवाल पूछेगा कि सी प्लेन योजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी, तो आप बताएंगे कि सी प्लेन योजना गुजरात में प्रारंभ की जाएगी। कब से? 31 अक्टूबर से प्रारंभ की जाएगी। क्यों 31 अक्टूबर? क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। यह सी प्लेन योजना उड़ान परियोजना के तहत ही चलाई जाएगी। उड़ान परियोजना, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, पढ़ा ही आपने उड़ान परियोजना के बारे में। तो उड़ान परियोजना के तहत ही ये योजना शुरू की गई है और इसका संचालन कौन करेगा? सी प्लेन योजना का संचालन स्पाइस जेट करेगी। विमान किसका यूज होगा इसमें? स्पाइस जेट का विमान यूज होगा। तो सी प्लेन परियोजना का संचालन स्पाइस जेट विमान करेगी और ये 14 सीट वाला विमान इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब कम लोगों को लेकर ही यात्रा की जा सकती है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कहीं से कहीं के बीच प्लेन चलाई जा रही है, 100 सीटेड प्लेन है, वहाँ पे यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती थी। तो ऐसे में क्या होता था कि ज़्यादातर सीट खाली रहती थी, खर्चे नहीं निकल पाते थे। इसीलिए छोटा विमान शुरू किया गया, 14 सीट वाला विमान सी प्लेन के लिए शुरू किया गया है। संचालन स्पाइस जेट करेगा। 31 अक्टूबर से ये योजना शुरू होगी। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, देख लेते हैं ट्रेडिशनल पार्ट क्या है इसका। तो गुजरात में ही एक कांडला बंदरगाह स्थित है। आप सबको पता होगा गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, कांडला में जो बंदरगाह स्थित है उसी का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इसका नाम बदल दिया गया है और क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है नाम उसका बदल के कांडला बंदरगाह का। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। एक बुक पब्लिश हुई है हाल ही में। किसकी बुक है? नंद किशोर सिंह की एक पुस्तक है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग रिंग साइड। यह एक आत्मकथा है। ठीक है, क्या नाम है इसका? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग रिंग साइड। एक आत्मकथा है जिसे लिखने वाले लेखक का नाम नंद किशोर सिंह है। तो पुस्तक कोई न कोई पूछता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। ये आत्मकथा किसने लिखी है? नंद किशोर सिंह ने लिखी है। अगर आपसे पूछे पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग रिंग साइड के लेखक कौन है, तो नंद किशोर सिंह इसके लेखक हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। चर्चा में है इस समय फिलीपींस। फिलीपींस क्यों चर्चा में है? आइए देखते हैं। 6 वर्ष बाद दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने की घोषणा की है। किसने? फिलीपींस ने। तो फिलीपींस ने 6 वर्षों बाद दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। 6 सालों से इस पर रोक लगा के रखा था फिलीपींस ने, लेकिन दोबारा से घोषणा की है कि वो फिर से तेल और गैस की खोज दक्षिणी चीन सागर में करेगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। राजधानी पूछ सकता है फिलीपींस की, मनीला। ऐसा कुछ होता है, कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, कोई अन्य चीज़ होती है, मैंने बताया राजधानी वहीं की पूछी जाती है जहाँ पे कुछ घटनाएं घटित हुई हों। तो आपसे ये पूछ सकता है कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला है। मनीला और भी महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? IRRI का मुख्यालय मनीला में ही है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? फिलीपींस में। ठीक है, IRRI मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका फुल फॉर्म होता है, जो कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। कई बार पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र
कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका फिलीपींस में स्थित है। याद रहेगी? ठीक है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है फिलीपींस के। वर्तमान में राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटर्टे हैं। ठीक है, रोड्रिगो ड्यूटर्टे इस समय फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। ताल ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है अभी, ठीक है, हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो पूछ सकता है ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ताल ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में स्थित है, हाल ही में उसमें ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है करंट अफेयर की दृष्टि से। दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि 6 वर्ष बाद दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने की घोषणा की है फिलीपींस ने। तो 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण फिलीपींस पूछा जा सकता है, चाहे उसकी राजधानी पूछ ले, चाहे पूछ ले चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, या ये पूछ ले कि ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अगर पूछे ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, चूँकि हाल ही में उसमें विस्फोट हुआ इसलिए पूछा जा सकता है, तो ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी पूछी जा सकती है, मनीला है। मनीला में ही चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है मनीला में। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, और 6 वर्षों बाद तेल और गैस की खोज दोबारा से दक्षिण चीन सागर में शुरू करने की घोषणा की है आपके फिलीपींस ने। तो उम्मीद करता हूँ आज की करंट अफेयर क्लास आपको यहीं पे याद हो गई होगी। जिनको नहीं भी याद हुई है वो इसको नोट डाउन करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, पूरे महीने में लास्ट टाइम में जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। करंट के साथ साथ आपको ट्रेडिशनल लेके भी चल रहा हूँ मैं। तो मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, क्योंकि यह आप ही का परिवार है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ आज की क्लास में आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे करंट अफेयर की नई क्लास लेके। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। कोरोना चल रहा है तो अपना भी ध्यान रखिए और पढ़ाई भी करिए। धन्यवाद।